है। संसद के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि संसद की इस कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी मेरा सहयोग करेंगे। महासचिव जी, आप नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाने की कार्रवाई शुरू कीजिए। मैं बदलपुर से नवनिर्वाचित सांसद माही रौतेला को आमंत्रित करती हूँ। आप शपथ लेंगी की प्रतिज्ञा? मैं शपथ लूंगी। आप शपथ किस भाषा में लेंगी? मैं शपथ हिंदी में लूंगी। मैं माही रौतेला युवा संसद की सदस्य के रूप में ईश्वर और विधि के स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। मैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी खुशी को आमंत्रित करती हूँ। आप शपथ लेंगी की प्रतिज्ञा? मैं शपथ लूंगी। आप शपथ किस भाषा में लेंगी? मैं शपथ हिंदी भाषा में लेना चाहूंगी। मैं खुशी युवा संसद की सदस्य के रूप में ईश्वर और विधि के स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, नए मंत्रियों का सदन में परिचय करवाइए। पर्यावरण मंत्री जानकी, माननीय विकास मंत्री ज्योति। मैं बड़े दुख के साथ सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे पूर्व सांसद सीताराम येचुरी जी का 12 सितंबर 2024 को निधन हो गया। सीताराम येचुरी जी का जन्म 12 अगस्त 1952 में हुआ। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता थे। सदस्य अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। महासचिव जी, आज की प्रश्नों की सूची व एजेंडा वितरित की जा रही है। अध्यक्ष महोदया, प्रश्नकाल। भावेश, प्रश्न संख्या 101। महोदय, प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिल्ली व अन्य बड़े शहरों में प्रदूषण फैलता जा रहा है, यह बहुत ही चिंतनीय बात है। इस संदर्भ में सरकार को ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है। पर्यावरण मंत्री जानकी। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि पर्यावरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें ये शामिल है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण की योजना की हम बात करें तो पर्यावरण वन मंत्रालय की इस योजना का मकसद नदियों के प्रदूषण को रोकना, पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। वन रोपण कार्यक्रम की हम बात करें तो पर्यावरण वन मंत्रालय के जरिए हमने एनटीपीसी एवं अन्य सदस्यों के विद्युत परियोजनाओं के लिए वन रोपण के लिए जमीन की पहचान की जाती है।
स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन की हम अगर बात करें तो इसमें CNG, LPG, एथेनॉल आदि मिश्रण का प्रचलन बढ़ाया गया है। धन्यवाद महोदया। मनीष, प्रश्न संख्या 102। महोदय, प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप कृषि की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। हम देखते हुए आ रहे हैं कि हर साल फसल खराब होने के कारण किसानों का नुकसान होता है, जिस कारण किसान आत्महत्या करते हैं। बस अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। जिस तरह हम देख रहे हैं, महिलाएं न घर पे सुरक्षित है और न ही अपने कार्य क्षेत्र पर। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी की घटना, राजस्थान में जो महिला के साथ हुआ था और कोलकाता में जो डॉक्टर महिला के साथ हुआ था, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या सरकार की इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है? महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रिया। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कार्य कर रही है, जैसे महिला सुरक्षा प्रभाग। इस प्रभाग के जरिए सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही वातावरण बनाती है। वह नई नीतियों की योजना बनाती है। वन स्टॉप सेंटर, इस योजना के तहत महिलाओं को एक ही जगह पर कई तरह की योजनाओं का लाभ मिल सकता है। चाहे हो कार्रवाई से कागजी है, वास्तव में इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। अध्यक्ष महोदया, मैं आगे बताना चाहूंगी कि महिला हेल्पलाइन, इस योजना के तहत महिला अगर पीड़ित है तो वह 181 पर कॉल कर सकती है। वह इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इस अधिनियम के जरिए महिला को एक संरक्षण अधिकारी मिलता है जो उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। सरकार महिलाओं की कार्य क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात कैसे कर सकते हैं? सरकार महिलाओं के लिए कई कार्य कर रही है। विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव छाया। महोदया, मैं सदन का ध्यान OPS पर लाना चाहती हूँ। आज कर्मचारी NPS का विरोध करते हुए OPS की मांग कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि कर्मचारियों की यह मांग उचित नहीं है। 60 वर्ष तक कार्य करने के बाद एक सुरक्षित भविष्य की मांग करना क्या गलत है? OPS कर्मचारियों के लिए OPS की योजना क्यों नहीं, जबकि सभी सांसद विधायक इससे लाभान्वित है? हम सरकार ने सभी के लिए पेंशन व्यवस्था की गई है, पर जो यह पेंशन मिल रही है, यह बस एक छलावा है। यह अन्याय है एक कर्मचारी के साथ जो पूरा जीवन कार्य करते हैं और रिटायरमेंट के समय उसे एक अच्छे से पेंशन तक नहीं मिलती। विपक्ष का कार्य सिर्फ आरोप लगाना है। हमने NPS की व्यवस्था की है, हमने NPS की जगह पर UPS की व्यवस्था की है। परंतु मैं यहाँ भी जानना चाहती हूँ कि सरकार के लिए OPS व कर्मचारी के लिए NPS क्यों? क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? UPS के तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय एक बार में वेतन और महंगाई भत्ता DA का 10% हर 6 महीने में सेवा के रूप में मिलेगा। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर में उन्हें OPS लागू करने में क्या दिक्कत है? 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। द्विगत सरकार कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी के पेंशन के 60% होगा। यह योजना उन सभी पर लागू की जाती है जो 2004 के बाद से NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं। OPS से न केवल कर्मचारी का सामाजिक और आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि OPS मिलने से बाजार में क्रय क्षमता बढ़ेगी, जिससे उत्पादकों को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। अगर OPS के द्वारा सरकार पर बोझ बन रहा है, तो यह OPS सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए व विधायकों के लिए भी बंद होनी चाहिए। OPS के अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार आ सकता है। सरकार की प्राथमिकता रोजगार दिलाने और उन युवाओं को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने का है। शिक्षा मंत्री ज्योति संसद में कोचिंग संस्थानों से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदया, कोचिंग संस्थानों की कार्य प्रणाली पर बदलाव के लिए मैं विधेयक संसद के समक्ष रखना चाहती हूँ। कोचिंग सेंटरों में हर साल हर क्षेत्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर दूरी होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों में शुद्ध व्यवस्था और शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों में छात्रों पर दबाव कम करने के लिए
समय समय पर ब्रेक की व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों में वेंटिलेशन और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों में छात्रों की मानसिक भलाई के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा के मानदंडों का पालन करना जरूरी है। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। हाँ। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ की संख्या अधिक है। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ की संख्या अधिक है। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ की संख्या अधिक है। मंत्री जी विधेयक पर चर्चा के लिए इन 4 में से कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे? विधेयक पर सदन में तुरंत चर्चा, विधेयक को किसी प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए, विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए, विधेयक के विषय में लोगों के विचार जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित कर दिया जाए। मैं विधेयक के लिए पहला विकल्प सदन से चर्चा कराना चाहती हूँ। विधेयक को द्वितीय वाचन के लिए प्रस्तुत किया जाए, चर्चा की अनुमति दी जाए, नेता विपक्ष विधेयक पर अपना मत रखें। महोदया, सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो सूचना आ रही है वो कोचिंग संस्थानों की मनमानी और लापरवाही का पता चलता है। छात्रों से मनमानी फीस वसूली जा रही है और उनमें छात्रों के लिए उचित व्यवस्था भी नहीं है। नोएडा की घटना, कोचिंग संस्थान में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोचिंग संस्थान के लिए कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। और प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। ना। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ की संख्या अधिक है। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ की संख्या अधिक है। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ की संख्या अधिक है, तो ये विधेयक पारित माना जाता है। संसद आज के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।